हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, आज हम लोग फिर से करंट अफेयर्स में आगे बढ़ेंगे और दिसंबर का करंट अफेयर्स कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करंट अफेयर्स दिसंबर का 2022 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है और एक और पार्ट आएगा, इसके बाद दिसंबर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ कि उससे जीएस से भी रिलेटेड चीज़ों को मैं निकाल सकूँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आता है सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं आता, उससे रिलेटेड कुछ जीएस के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को आपको समझना भी जरूरी है, इसलिए थोड़ा मैं डिटेल से मंथली करंट अफेयर्स को कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे कि आपका करंट अफेयर्स तो तैयार ही होगा, जिससे के साथ साथ आपका जीएस भी जो करंट के रिलेटेड हो, एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो भी आपके तैयार हो सके। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। उससे पहले कोई भी फ्रेंड हमारे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा विजेता बैच चल रहा है यूपी पीसीएस 2023 और आरओ एआरओ 2023 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको सारी वीडियो टाइमलाइन के अनुसार दी जाएगी। इसके अलावा ज़रूरत के अनुसार उसमें पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है इस पर और लिंक में भी मिल जाएगा, उसमें आप शेयर किया जाता है, तो उसको ज्वाइन करके आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं करंट अफेयर्स पे। देखिए, भारत मध्य एशिया की एक पहली बैठक हुई, अब तक पहले नहीं हुई थी। भारत मध्य एशिया के बीच एक पहली बैठक आयोजित की गई है, जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये आगे से प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया सचिवालय भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक मुंबई में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी आप जान सकते हैं। फिर है इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल 2022, ये काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था और इसका थीम था सस्टेनेबल समिट्स। हिंदी मूवी इसमें आईना शोकेस किया गया, दिखाया गया था, जिसके डायरेक्टर सिद्धांत सेरिन हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी 1966 में स्थापित की गई थी आनंद, गुजरात में। वर्जिन कुरियर इसके पहले, देखिए किसी करंट से रिलेटेड है, इसमें वो करंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एनडीडीबी को जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सिर्फ एनडीडीबी को रखा हुआ है, उस करंट को हटा दिया क्योंकि छोटा वो मैटर था। ठीक है, वर्जिन कुरियन पहले अध्यक्ष हैं और एनडीडीबी 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। ये देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ऑपरेशन फ्लड जो था वो किस मंत्रालय के अंतर्गत था, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अंतर्गत था ऑपरेशन फ्लड, तो ये 3 मंत्रालयों को ध्यान रखना है, मतलब एक ये मंत्रालय को ध्यान रखना है। विश्व का पहला तंबाकू कानून पारित हुआ है न्यूजीलैंड में, ये इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, न्यूजीलैंड में 2025 तक धूम्रपान को मुक्त बना न्यूजीलैंड को 25 तक धूम्रपान से मुक्त बनाना है, उसके लिए ये नया कानून लाया गया है। इसमें किया ये गया है कि 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी बच्चे जन्म लिए हैं वो तंबाकू बिक्री पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि न्यू सेलर नहीं पैदा होंगे। अब 2009 के बाद जो भी होंगे, उससे पहले के होंगे वो सेल तो कर सकते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर में धीरे धीरे वो सेलिंग आउट, मतलब कि जो नए जन्मे हुए व्यक्ति रहेंगे वो सेलर का काम नहीं करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे प्रतिबंध लगाने में उनको आराम होगा और इससे क्या होगा, खुदरा व्यापार में कमी आएगी। सेमेरू ज्वालामुखी न्यूज में है, इसमें चेतावनी जारी किया गया हाई लेवल की। ये इंडोनेशिया में स्थित है, पूर्वी जावा क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा। उसका मतलब कि ये न्यूज़ में आया है, विस्फोट होने की संभावना है इसलिए न्यूज़ में है, लेकिन सेमेरू आइलैंड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में पूर्वी जावा क्षेत्र में, आइलैंड में स्थित है। वासेनार अरेंजमेंट ये कहाँ हुई है, वियना में बैठक हुई इसकी।
सदस्य देशों को उन देशों के पारंपरिक हथियारों, दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात से हतोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। ये वासेनार अरेंजमेंट का उद्देश्य है, जो वैश्विक शांति के लिए खतरा बनते हैं। मतलब कि पारंपरिक हथियार तो बेचने के लिए, और दोहरे उपयोग वाले मतलब कि ऐसे कुछ एलिमेंट हों, ऐसे कुछ केमिकल हों या ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हों जो वास्तव में तो बिल्कुल किसी अन्य प्रयोग के लिए, लेकिन उनका यूज किसी हथियार के रूप में या हथियार बनाने में उसका यूज होता हो, तो ऐसे चीज़ों के भी निर्यात और प्रौद्योगिकी शेयरिंग, इस टाइप की चीज़ों पे रोक लगाने का इसका उद्देश्य है। समझ रहे हैं? ये 1996 वासेनार नीदरलैंड में हुई थी बैठक इसकी, इसीलिए इसका नाम है वासेनार अरेंजमेंट। ईवी यात्रा मोबाइल राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया है। ई मोबिलिटी, ई गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जर पॉइंट्स तथा वेबसाइट में इन व्हीकल नेविगेशन की सुविधा है। इन व्हीकल माने इन व्हीकल है ये, ठीक है। पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण उपग्रह नासा द्वारा ये किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ही। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी SWOT उपग्रह है। स्वॉट उपग्रह पृथ्वी की शुद्ध जल प्रणालियों का पहला वैश्विक सर्वेक्षण है। ये असल में लेकिन यूज क्या हो, किस लिए किया जा रहा है, ये इसका मेन लक्ष्य क्या है, ये जो स्वॉट उपग्रह छोड़ा जा रहा है नासा द्वारा, इसका मुख्य लक्ष्य है किस प्रकार महासागर वायुमंडलीय गर्मी और CO2 को अवशोषित करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करती है। मतलब कि जो वायुमंडल से CO2 का अवशोषण महासागर करते हैं, कार्बन सिंक जो करते हैं, जैसे माना जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन सिंक जो है महासागरों में है, बात ठीक है, जिसके कारण कि ग्लोबल वार्मिंग में उतना इजाफा नहीं हो पाता है जितना वास्तव में कार्बन हमारे पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका कौन से तरीके से करता है, इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित हो जाती है, इसका अध्ययन करने के लिए किया गया है। ठीक है, ये जो स्वॉट उपग्रह है वो माइक्रोवेव रडार से लैस है। 90% से अधिक महासागरों, झीलों, जलाशयों और नदियों की गुणवत्ता का माप करेगा। ये GS पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसमें क्या चीज़ है, तो CO2 का सर्वाधिक संचय कहाँ होता है वायुमंडल के बाद, जैसे मैंने महासागरों में बताया, वहाँ पे ये क्वेश्चन में बन सकता है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा कौन कौन सी है, जैसे जानते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, या कैसे कैसे है, CO2 कैसे किस मात्रा में है, वो इम्पोर्टेंट है। और पृथ्वी पर मीठे पानी का प्रतिशतता और संकेंद्रण, यानी कि जो पृथ्वी पे है 99% खारा पानी है, उसके बाद 1% जो बचता है, इस तरह जो भी चीज़ बचती हैं उनका क्या क्या आप मॉड्यूल इसको देख लीजिएगा, क्या क्या कितने परसेंट ताज़ा पानी, उसमें से कितने परसेंट किस जगह, नदियों में कितना है, झीलों में कितना है, बर्फ़ के जो बर्फ रूप में कितना जमा हुआ, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से ये 3 प्रश्न बन सकते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ये नासा का जो जल सर्वेक्षण वाला है और इससे रिलेटेड इन 3 GS के टॉपिक से। IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। 2023 में इसका ट्रायल किया जाएगा, उसके अगले 2 वर्षों में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण भी किया जाएगा। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अग्नि 5 देखिए पहले से बना हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें नए नए चीज़ शोध करते हुए, नए नए चीज़ों को पता करते हुए नया नया उसमें डेवलपमेंट किया जाता है। उसी में अगला चीज़ है कि पिछले अग्नि 5 से ये कम वजनी है, कर दिया गया है इसको,
और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है। DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाता, जानते हैं जैसे आप लोग। और अग्नि 5 IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जानते हैं, इस अग्नि के लिए महान विभूति रहे हैं, अग्नि 5 के निर्माण के लिए। और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है, लेकिन वास्तव रेंज माना जाता है कि इससे ज़्यादा है, लेकिन ऑफिशियल जो रेंज है 5000 किलोमीटर तक के लिए है। ALH मैक 3 हेलीकॉप्टर कमीशन किया गया है HAL द्वारा। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है। जहां भी MK3 होता है यानी कि मैक 3। नाइक 1 अबू धाबी का अंतरिक्ष बहस ये शुरू किया गया है। अबू धाबी में अंतरिक्ष बहस शुरू किया गया, उसमें नाइफ 1 उपग्रह के बारे में चर्चा हुई थी, इसलिए नाइफ 1 न्यूज़ में है। नाइफ 1 एक उपग्रह है, ठीक है। और UAE द्वारा पहला नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया गया, भारत द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। राशिद UAE का पहला चंद्रयान SpaceX फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। SpaceX जानते ही हैं, ये कहाँ की कंपनी है, तो USA की कंपनी है, जो कि एलन मस्क, आप लोग जानते होंगे, सब नाम याद होगा आप लोगों को, आजकल बहुत न्यूज़ में रहते हैं। तो एलन मस्क की कंपनी है SpaceX, ठीक है। इसमें जापान के का भी सहयोग है इसके चंद्रयान निर्माण में। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये बहुत ही मेरे हिसाब से तो क्या कहता है, ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी सफलता है। परमाणु संलयन में सफलता प्राप्त की है, न्यूक्लियर फ्यूजन को बनाने में सफलता प्राप्त की है USA ने। शुद्ध ऊर्जा का ये स्रोत है, कार्बन फ्री एनर्जी देता है। GS, ये तो बस करंट के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन GS के लिए इससे बहुत सारे प्रश्न उठेंगे कि नाभिकीय संलयन तकनीक क्या है, कैसे होता है नाभिकीय संलयन। जानते हैं सूर्य और तारे में जो ऊर्जा मिलती है, हमारे सूर्य में जो ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन से ही मिलती है। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के छोटे नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ब्लैक होल जो टर्म है, ब्लैक होल कैसे निर्माण होता है, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, 1.4 ms से अगर ज़्यादा होगा तारे का मास, तो वो क्या होगा, अगर क्या संकुचित हो जाएगा, जब मृत होने लगेगा, तो वो ब्लैक होल के ये बनाएगा श्याम विभर, यानी कि ब्लैक ड्वार्फ, और इससे ये बनेगा ब्लैक होल, ठीक है। तो चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए उसका मास, तब जाके ये बने, जो विस्फोट होता है वो उसके बाद ब्लैक ड्रॉप बनेगा, और ब्लैक ड्रॉप से बनेगा आपका ब्लैक होल। ज़्यादा डिटेल के लिए मैंने इससे पहले वीडियो डाला हुआ है ब्रह्मांड वाला, उसमें आप देख सकते हैं। माई प्लान 8 ये कार्बन फुटप्रिंट को सेंसिटिव बनाने, संवेदनशील बनाने तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी करने में मदद करने वाला एक ऐप बनाया गया है, वही है माई प्लान 8। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में जो अपने लाइफ के लिए जो ज़रूरत होती है, जितना CO2 उत्सर्जन करता है, उसकी कुल मात्रा को कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। IISc बेंगलुरु S20 जो विज्ञान G20 के तहत होने वाला, G20 के तहत विज्ञान 20 होना है, जिसको कहा जाए S20 यानी कि साइंस 20 के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। इसका सचिवालय जो है S20 का, वो IISc बेंगलुरु, ठीक है, में बनाया जा रहा है। S20 का थीम जो है नवोन्मेषी और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान रखा गया है।
गगनयान मानव युक्त जो भारत की अंतरिक्ष उड़ान है उसको 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी कि GBF इसको कहा जाएगा। ये चाइना में हुआ था कुनमिंग, उसी के संबंध में है मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। कोप 15 द्वारा अपनाया गया था। GBD 2030 के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित और 23 उद्देश्यों को निर्धारित किया है। जो GBF है वो 23 लक्ष्य 2010 में आईची जैव विविधता के लक्ष्य आए थे, वो उसको रिप्लेस करेंगे। आईची जो लक्ष्य है 2020 में आया हुआ था, 2010 में आया हुआ था, वो 20 जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं उसको आईची लक्ष्य कहा जाए। तो जो शॉर्ट टर्म लक्ष्य थे उनको जैव विविधता के लिए बनाया गया था। उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आईची लक्ष्य बनाए गए थे। नयोगा जापान में आईची प्रांत में ये किया गया था। ठीक है। ये आईची लक्ष्य के बारे में क्या आईची लक्ष्य थे इसको जानना जरूरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईची लक्ष्य क्या है। इस बार ये जीएस में पूछ सकता है आईची लक्ष्य क्या है। ठीक है। उसी को ये रिप्लेस कर रहा है जो नया GBF बना हुआ है। जैव विविधता अभी समय में एक के भाग के रूप में लघु अवधि की रणनीति शॉर्ट टर्म अवधि के लिए बनाया गया था 2020 तक के लिए। 2011 से 2020 तक के लिए जैव विविधता पर एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत सभी पक्षकारों को जैव विविधता के कार्य करने 10 वर्षीय ढांचा उपलब्ध कराया गया था। उसी को आईची लक्ष्य कहा गया था। ठीक है। आईची का कोई भी लक्ष्य अभी तक चूंकि हासिल नहीं हो पाया है, कोई भी देश उसके सभी 20 लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सका है, इसलिए ये लाया गया उसकी जगह नया रिप्लेस करने के लिए मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है। ठीक है। GBF कुनमिंग कोप 15 के अंतर्गत घोषित किया गया था बायोडाइवर्सिटी संकट को दूर करने हेतु कुनमिंग चाइना में। IUCN को जान लीजिए, ये कुछ न्यूज़ में है, हमेशा ही न्यूज़ में रहता है लेकिन फिर भी जान लीजिए। 5 अक्टूबर 1948 को स्थापित किया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कोप 15 कनाडा मॉन्ट्रियल में हुआ है। कोप 15 ये 2020 के वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा CBF पर बातचीत और अंतिम रूप देने का काम किया गया इसमें, जो मैंने अभी ऊपर बताया। GBF के लक्ष्य 7 में 2030 तक कीटनाशकों का इस्तेमाल 2/3 तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। जो लक्ष्य 7 है 2030 तक, उसमें कीटनाशकों के इस्तेमाल की बात है, जिसको कि 2/3 तक कम करने की बात इसमें रखी गई है कोप 15 में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म बनाया गया है केरल राज्य में। एक बीज फॉर्म है, राज्य बीज फॉर्म, उसी वही बना हुआ है अलुवा एर्नाकुलम जगह पे। अलुवा जगह का नाम, एर्नाकुलम जिले का नाम है और स्टेट का नाम केरल है। दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 2020 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट एक आई है। सबसे बड़े विज्ञापन बाजार कौन कौन से हैं, तो USA नंबर 1 पे विज्ञापन बाजार के तौर पे है और इंडिया का रैंक जो है 9 है। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें कि सबसे 1 रैंकिंग पे सुरक्षा रैंकिंग में विमानन के सिंगापुर को रखा गया है और भारत इसमें 48वां रैंक हासिल करता है। पिछले साल इसकी रैंकिंग 102 थी, तो काफ़ी इम्प्रूव किया है भारत ने इसमें। पासपोर्ट इंडेक्स जो है आर्टन कैपिटल द्वारा ये जारी किया गया है। ये इसमें UAE को नंबर 1 घोषित किया गया और इंडिया 87 रैंक पे। एक और पासपोर्ट इंडेक्स आता है, वो ज़्यादा एग्जाम में आता है, उसको ध्यान रखिएगा, वो आएगा फ्यूचर में तो मैं बताऊंगा। हारून का देखिए ग्लोबल 500 इंडेक्स है, 5 सबसे
मूल्यवान कंपनियों के बारे में है। ये कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो कि गैर राज्य नियंत्रित यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, इसमें सरकार के जो मोनोपोली नहीं है, ऐसे कंपनियां हैं। तो सबसे पहले पे है एप्पल, और शुरू के 4 देखिए पूरे यूएसए के हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फिर अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट गूगल का मदर कंपनी है। तो अल्फ़ाबेट, गूगल और अमेज़ॉन। फिर देश के तौर पे देखेंगे तो यूएसए सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनियों के में हिस्सेदारी रखता है, नंबर 1 पे है। फिर चाइना, जापान, यूके और इंडिया 5वें रैंक पे आता है। दुनिया के सबसे महंगे शहर न्यूयॉर्क और सिंगापुर को रैंक 1 हासिल दिया गया है, रैंक 1 दिया गया है दोनों को। तो सबसे महंगे शहर में से एक हैं न्यूयॉर्क और सिंगापुर। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और जो भी हमारे फ्रेंड्स आए हुए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने तैयारी को आगे और फोकस बनाएं। इसके अलावा एक और वीडियो आएगी जो पूरी तरह से कंप्लीट कर देगी दिसंबर 2022 को, वो आपकी जल्दी 1-2-3 दिन में आ जाएगी आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। टेक केयर।